नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोग को संबोधित किया तो राम राम 24 के संबोधन से शुरुआत किया और खत्म सियाराम से किया। अब लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार अपना अंतरिम बजट पेश करने वाली है। बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन राम राम से किया और खत्म राम राम से किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह अचानक से नहीं किया, बल्कि उसके पीछे गहरे राजनीतिक और सामाजिक मायने हैं। इसके पीछे क्या राजनीतिक और सामाजिक मायने हैं, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, समझाने, दिखाने की कोशिश करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजट सत्र से पहले राम राम कहकर 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। 2024 के चुनाव में बीजेपी राम के नाम के लहर का फायदा उठाने वाली है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। इसके में मोदी सरकार का यह अंतरिम बजट बेहद खास अहम माना जा रहा है। बीजेपी ने इसके लिए प्लान भी तैयार कर लिया है और माना यह जा रहा है कि इस बार का बजट प्रधानमंत्री मोदी के 4 जातियों पर फोकस रहने वाला है और इस बार के बजट को ज्ञान बजट कहा जा रहा है। क्योंकि क्या है ज्ञान बजट का मतलब, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। बजट से पहले हिंदुस्तान के लिए विदेश से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बढ़ती रफ्तार पर आईएमएफ ने अपनी मोहर लगा दी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की ग्रोथ रेट को लेकर अपना अनुमान बढ़ाते हुए संकेत दे दिया और हिंदुस्तान सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। और इस मामले में भारत ने चीन को कहीं पीछे छोड़ दिया है। बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। आईएमएफ की रिपोर्ट में किस देश का क्या हाल है, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी दिखाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी कहते हैं या करते हैं, उसके पीछे बहुत कुछ छिपा होता है। उसके पीछे आगे की बड़ी रणनीति छुपी होती है। अब बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बजट सत्र के पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। संसद भवन के बाहर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको राम राम कहकर बीजेपी का चुनावी एजेंडा साफ कर दिया, बता दिया। और इन दिनों हिंदुस्तान के गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर में अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर आंदोलन के नारे जय श्री राम को त्याग कर राम राम को बार-बार दोहरा रहे हैं। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने अपनी बात की शुरुआत भी राम राम से की थी और फिर खत्म भी राम राम से ही कर दी। पीएम मोदी ने यह अचानक से नहीं किया है। इसके पीछे गहरे राजनीतिक और सामाजिक मायने हैं। वो राजनीतिक और सामाजिक मायने क्या है, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं, जिन्होंने संसद परिसर में मीडिया से मुखातिब होते हुए किस तरीके से बातचीत की शुरुआत की थी। आप सुनिए।
तो 2024 के वर्ष का राम राम। साथियों, इस नए संसद भवन में जो पहला सत्र हुआ था, उसके आखिर में इस संसद ने एक बहुत ही गरिमापूर्ण फैसला लिया था और वो फैसला था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 500 सालों के इंतजार के बाद भगवान राम अयोध्या में भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हो चुके हैं। राम मंदिर बनने से पहले तक जय श्री राम के नारे से जो कुछ हासिल किया जा सकता, भारतीय जनता पार्टी ने वो सब किया। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही आंदोलन का मकसद खत्म हो चुका है। अब बीजेपी राम राम के नाम के साथ इस सफर को आगे बढ़ाना चाहती है। हिंदुस्तान के सभी राज्यों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हजारों लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराने का प्लान बना चुके हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के घर घर में अक्षत बंटवाया गया था। जाहिर है कि बीजेपी की तैयारी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर भुनाने की है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम राम के संबोधन की शुरुआत के पीछे की रणनीति बताना चाहता हूं, जरा समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम राम से बार बार संबोधन का मकसद राम को जनमानस तक पहुंचाने का था, ताकि दोबारा से राम के नाम को समाज के सभी वर्गों में स्थापित किया जा सके। और कई जगह पर आज भी लोग एक दूसरे को राम राम कहकर अभिवादन करते हैं। और बीजेपी का मकसद अब ऐसे राम को आगे ले जाना है जो सबके लिए है। इसलिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में जोर देकर राम हमारे नहीं बल्कि राम सबके हैं। और आपने पहले देखा होगा कि पहले हर कोई, चाहे वो किसी धर्म का हो, जात का हो, पहले राम राम कहकर संबोधित करता था। आपने अक्सर सुना होगा, ताऊ राम राम, चचा राम राम। वो इस तरह का दौर फिर से लौटने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हिंदुस्तान की जनता को, विपक्ष को बड़ा संदेश दे रहे हैं। और इस चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा बहुत अहम रहने वाला है। शायद इसीलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने अभिभाषण में 3 बार राम मंदिर का जिक्र किया। राम मंदिर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसे ही कहा कि राम मंदिर के निर्माण की इच्छा सदियों से थी, आज ये साकार हो चुका है। उनके इतना बोलते ही सदन में जय श्री राम के नारों की गूंज लगने लगी। मैं आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राम मंदिर को लेकर जो सदन में बयान दिया था, उस बयान का वो लम्हा सुनाना चाहता हूं। जरा सुनिए कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस तरीके से सदन में जिक्र कर रही हैं और सारे सांसद तालियां बजा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रहित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। राम मंदिर के निर्माण की आकांक्षा सदियों से थी, आज ये सोच हो चुका है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अब से कुछ दिनों के बाद लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम राम के जरिए विपक्ष को इशारा तो कर दिया, इसके अलावा राष्ट्रपति के भाषण में 3 जगह राम मंदिर का जिक्र इतना बताने के लिए काफी है कि जब पीएम मोदी चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो उनका रुख किस तरफ से होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर संकल्प से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक की तस्वीर पोस्ट की, शेयर की।
इसमें टेंट में रामलला से लेकर राम मंदिर में राम की मूर्ति को दिखाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए राम मंदिर का मुद्दा हमेशा से बड़ा रहा है। और ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मोदी सरकार के कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह किसी बड़े आशीर्वाद से कम नहीं है। पीएम मोदी ने न सिर्फ 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट किया, बल्कि विपक्ष पर जमकर भी बरसे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो विपक्ष को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। कि जिनको आदतन हुड़दंग करने का स्वभाव बन गया है, जो आदतन लोकतांत्रिक मूल्यों का चीरहरण करते हैं, ऐसे सभी माननीय सांसद आज जब आखिरी सत्र में मिल रहे हैं, तब जरूर आत्मनिरीक्षण करेंगे कि 10 साल में उन्होंने जो किया। अपने संसदीय क्षेत्र में भी 100 लोगों को पूछ ले, किसी को याद नहीं होगा, किसी को नाम भी पता नहीं होगा जिन्होंने इतना हुड़दंग हो हल्ला किया होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आक्रामक मूड में विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं, वो सही मायनों में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को दिखाने के लिए काफी। और दूसरी तरफ कांग्रेस केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगा रही है, विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगा रही है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए वो सरकार पर किस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। लाखों घर बगैर बिजली के हैं और इतने किलोमीटर रोड बन गए और उसमें किधर किधर बने, कौन कौन से एरिया में बने, वो भी इम्पोर्टेंट है। एम्स जहाँ बनना है वहाँ नहीं बने, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, गरीब लोग है, वहाँ नहीं बने, उसका जिक्र नहीं है। तो ये जो मोदी जी की एडवर्टाइजमेंट करने वाला भाषण है, इसको राष्ट्रपति जी को उनके जबान से या मुंह से बोलने लगा है, ये ठीक नहीं है। इसका हम इसको कभी स्वीकार नहीं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार लोकसभा चुनाव में राम के नाम के साथ साथ अपने 10 साल के काम को लेकर भी चुनावी मैदान में जनता के सामने उतरेगी। और बीजेपी के इस प्लानिंग के जरिए अंतरिम बजट बेहद खास होने वाला है। इस बार के बजट को ज्ञान बजट कहा जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज्ञान का जिक्र किया। मैं आपको नरेंद्र मोदी के मुताबिक ज्ञान का मतलब क्या होता है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना समझाना चाहता हूं, जरा सुनिए। जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का मतलब अन्नदाता, एन का मतलब नारी। सोचिए, माना यह जा रहा है कि इस बजट में सरकार ने इन 4 कैटेगरी के लोगों के लिए खास घोषणाएं कर सकती है। इस बार के बजट में 3 बड़े ऐलान होने की बड़ी संभावना है। किसान सम्मान निधि बढ़ाकर 6,000 से 8,000 की जा सकती है। महिला किसानों के लिए यह रकम 12,000 की जा सकती है। गरीबों के लिए नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा पुरानी योजनाओं में भी नई सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। मोदी सरकार युवाओं के लिए पीएम कौशल विकास योजना, पीएम युवा उद्यमिता विकास अभियान जैसी योजनाओं के लिए ऐलान कर सकती है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमेशा से सरकारें अंतिम बजट में कुछ ऐसे लोक लुभाने बजट पेश करती हैं जिसका सीधा फायदा आम चुनाव में मिल सके। कई बार इसका फायदा राजनीतिक दलों को मिल जाता है,
3 अंतरिम बजट में क्या घोषणाएं की गई हैं, उसका फायदा किस सरकार को कितना मिला है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। मेरी टीम ने यह डेटा कलेक्ट किया, जरा समझिए। 2019 में तत्कालीन वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट को पेश किया, जिसमें 5 लाख तक के इनकम टैक्स वालों को टैक्स से छूट दी गई, जिसके जरिए सरकार ने मध्यम वर्ग को साधने की कोशिश की थी। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 4 लाख से बढ़ाकर 5,40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया था और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का ऐलान किया गया, जिसमें किसानों को 3 किश्तों में सालाना 6,000 रुपए देने का प्रस्ताव भी किया गया था, जिसके जरिए किसानों को साथ लाने की कोशिश थी और मोदी सरकार को इसका फायदा हुआ था। 2019 में केंद्र में दोबारा सरकार बनी। अब बात 2014 की कर लेते हैं। 2014 में यूपीए सरकार ने अंतिम बजट भी पेश किया था, जिसमें कई बड़ी घोषणाएं की थी, जिसका नतीजा यह रहा कि यूपीए सरकार हैट्रिक नहीं लगा पाई। मैं आपको यूपीए सरकार ने 2014 में अपने अंतरिम बजट में क्या घोषणाएं की थी, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। साल 2014 में तब के वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम। उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था, जिसमें छोटी कारों और बाइकों पर एक्साइज ड्यूटी 12% से घटाकर 8% कर दिया था। इसके अलावा एसयूवी एक्साइज ड्यूटी पर 30% से घटाकर 24% करने का ऐलान किया था। चिदम्बरम ने निर्भया फंड में रकम बढ़ाकर 1,000 करोड़ कर दिया था। यह 2014 का यूपीए सरकार का बजट था। इसके अलावा साल 2009 में भी यूपीए की सरकार थी। तब यूपीए सरकार ने आम लोगों के लिए जमकर घोषणाएं की थी, जिसका फायदा सरकार को आम चुनाव में मिला था। आपको याद दिला दूं कि 2009 में यूपीए की सरकार फिर से सत्ता में आई थी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि 2009 में अपने अंतरिम बजट में यूपीए सरकार ने क्या क्या घोषणाएं की थी, वो जरा स्क्रीन के जरिए समझिए। 2009 में तब वित्त मंत्री थे प्रणब मुखर्जी। उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था। इनकम टैक्स में छूट की सीमा को 1.1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए किया था। 65 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट की सीमा को 1,95,000 से बढ़ाकर 2,25,000 रुपए कर दिया गया था। इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन स्कीम के जरिए 400 रुपए देने का ऐलान किया था। विधवाओं को आईटीआई में प्राथमिकता दी गई थी। उन्हें 500 रुपए का वजीफा भी उस समय दिया गया था प्रणबदा के जरिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि करीब करीब सभी सरकारों को बजट में लोक लुभाने वादे का फायदा मिलता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हैट्रिक लगाने की तैयारी जो है उसके बारे में भी आपको बता रहा हूं, जो बार बार नारा दे रही है। बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। इस नारे को साकार करने के लिए माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार कई ऐसी घोषणाएं कर सकती है जिसका सीधा सीधा असर हिंदुस्तान की आम आवाम को मिल सके, यानी लोक लुभावने वादे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बजट से पहले हिंदुस्तान और मोदी सरकार के लिए विदेश से एक बड़ी खुशखबरी आई है। हिंदुस्तान दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है और पेश होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को इस रफ्तार के लगातार जारी रखने की बात कहते हुए जीडीपी को लेकर वित्त मंत्रालय के मुताबिक अनुमान पर यह मोहर लगा दी। इसके साथ ही वैश्विक निकाय से हिंदुस्तान के ग्रोथ अनुमान को संशोधित कर पहले से और ज्यादा बढ़ा दिया है। आईएमएफ का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे तेज गति से आगे बढ़ रही है और इकोनॉमिक की ये रफ्तार आने वाले सालों में और भी तेज रह सकती है। यानी आईएमएफ भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना भरोसा बरकरार रखने के लिए
इसके दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी को लेकर पॉजिटिव बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर चीन को आईएमएफ ने लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। इस दौरान चीन की रफ्तार हिंदुस्तान से कम रहने वाली है। अपनी ताजा आउटलुक रिपोर्ट में आईएमएफ ने कहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था में लगातार नरमी दिखाई दे रही है। हम मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट देख रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक धीमे धीमे सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमिक आगे बढ़ रही है। अब रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो भी मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। भारत उभरती अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश है। भारत का विकास 2 सालों में मजबूत रहेगा, यानी 2024 और 2025 में 6.5% विकास दर रहने का अनुमान है। वैश्विक जीडीपी वृद्धि दर में 3.1 का अनुमान भी है। अगले 2 सालों में वैश्विक विकास दर के 3.2 का अनुमान बताया जा रहा है और चीन की विकास दर भारत से पीछे का अनुमान भी है। 2024 में चीन का 4.6% विकास दर का अनुमान है। इसके अलावा 2025 में चीन का 4.1 विकास दर रहने का अनुमान है और 2024 में अमेरिका का 2.1% विकास दर रहने का अनुमान है और 2025 में अमेरिका का 1.7% विकास दर रहने का अनुमान है। आप अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान अगले 2 सालों में कहां से कहां पहुंचने वाला है। हिंदुस्तान किस तरीके से तरक्की कर रहा है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई है उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इन देशों में हिंदुस्तान कितनी तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से 2024 में लगातार अमेरिका एक के बाद एक कोशिश कर रहा है। 2024 में अमेरिका की विकास दर 2.1%, जर्मनी का 0.5। इसके अलावा आपने फ्रांस का देखा, जर्मनी का देखा, चीन का देखा। यह रिपोर्ट आपके सामने है। यानी बजट से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव से पहले आईएमएफ की रिपोर्ट हिंदुस्तान के बढ़ती अर्थव्यवस्था पर अपनी मोहर लगा दी है। इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में चुनाव का माहौल बना हुआ है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां लगातार अपने चुनावी एजेंडों के साथ मैदान में हैं, लेकिन बजट बहुत खास रहने वाला है और इस पर हर किसी की नजर टिकी है। अब से कुछ घंटों के बाद हिंदुस्तान का बजट पेश होने वाला है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।